उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये जुपिटर क्या इस प्लाजा में रहता है? तनवीर के लहजे में हैरत थी। नहीं, ऐसे प्लाजों में तो मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं और जुपिटर तो यहाँ के रूसा में शामिल हैं। इमरान ने इमारत की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो फिर? तनवीर ने और ज़्यादा हैरान होकर कहा। जुपिटर की रिहाइशगाह पर यकीनन इंतहाई सख्त पहरा होगा। दूसरी बात यह कि जुपिटर की ब्लैक थंडर में ख़ास अहमियत है, इसलिए इसकी ज़ुबान खुलवाना भी आसान बात ना हो सकती थी। तीसरी बात यह कि जुपिटर को आखिरकार हलाक करना पड़ता और उसकी हलाकत से यकीनन ब्लैक थंडर चौंक पड़ती और मैं उसे चौंकाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने प्रोग्राम बदल दिया। जुपिटर ने जाहिर है खुद तो एहसन बे को कांधे पर उठाकर तो किसी के हवाले ना किया होगा, इसने तो अहकामात ही दिए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऑफिस सेक्रेटरी को चेक किया जाए। इससे ये सारी बातें आसानी से मालूम हो जाएंगी और इसकी मौत की सूरत में ब्लैक थंडर भी ना चौंकेगी, क्योंकि नाराक में किसी औरत का कत्ले आम सी बात है। चनाचा तुम लोगों को होटल में छोड़कर मैंने इस बारे में भी मालूमात हासिल की तो पता चला कि जुपिटर की ऑफिस सेक्रेटरी जोलीन नामी लड़की है और वो ग्रांड प्लाजा के फ्लैट नंबर 8 चौथी मंजिल में रहती है और अब हम जोलीन के पास ही जा रहे हैं। इमरान ने उसे तफसील बताते हुए कहा। गुड, ये वाकई ही अच्छी प्लानिंग है, तनवीर ने हस्बे आदत एतराफ़ करते हुए कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों चौथी मंजिल पर पहुंच गए। फ्लैट नंबर 8 का दरवाज़ा बंद था और इसकी साइड पर जोलीन के नाम की प्लेट भी मौजूद थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। एक नौजवान लड़की चेहरा दरवाज़ा थोड़ा सा खुलने से पैदा होने वाली छुरी से दिखाई देने लगा। अंदर से जंजीर लगी हुई थी ताकि दरवाज़ा खोला ना जा सके। मिस जोलीन, मेरा नाम रोडी है और ये मेरा साथी है हॉकर। हमें जुपिटर ने हमें भेजा है ताकि हम आपको उनका एक खुफिया पैगाम दे सकें। वो ये पैगाम अपने शोहर जुपिटर तक नहीं पहुंचने देना चाहती। इमरान ने इंतहाई संजीदा और बाइखलाक लहजे में बात करते हुए कहा। क्या पैगाम है, बताएं, जोली ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह पैगाम अगर यहाँ कॉरिडोर में खड़े खड़े दिया जा सकता तो वो आपको फ़ोन भी कर सकती थी। लंबी बात है और इंतहाई अहम है। आप चाहें तो पहले मिसेस ट्रीसिया को फ़ोन करके इस बात की तस्दीक कर लें कि हमें उन्होंने ही भेजा है। इमरान ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। ठीक है, आ जाएं, जोली ने कहा और जंजीर हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। इमरान का फ़ोन वाला हवाला कारगर साबित हुआ था। शुक्रिया, इमरान ने कहा और अंदर दाखिल हो गया। तनवीर भी अंदर आ गया। जूलिया ने दरवाज़ा बंद किया, फिर वो उन्हें सिटिंग रूम में ले आई। बैठें, जूली ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। तनवीर ने भी साथ वाली कुर्सी संभाल ली। आप क्या पीना पसंद करेंगे? जूली ने पूछा। कुछ नहीं, हमें जल्दी है, आप बैठें, इमरान संजीदा लहजे में कहा और जूलीन सर हिलाती हुई उनके सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। मिसेस ट्रीसिया ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है कि आपसे ये पूछा जा सके कि जुपिटर ने पाकिस्तान से अगवा होने वाले साइंसदान एहसन बे को किसके हवाले करने का हुक्म दिया था। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो जुलीन बे इख्तियार कुर्सी पर उछल पड़ी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, कौन सा साइंसदान? जुलीन ने अपने आप को संभालते हुए कहा। आप जुपिटर की ऑफिस सेक्रेटरी हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह मालूम है कि जुपिटर ने इस साइंसदान को किसके हवाले करने का हुक्म क्लिंटन को दिया। और ये भी सुन लें कि मिसेस ट्रीसिया ने हमें हुक्म दिया है कि हम हर सूरत में आपसे ये बात मालूम करके आएँ। इमरान का लहजा सर्द हो गया। सॉरी, ये ऑफिस सीक्रेट है और मैंने बाकायदा हलफ लिया हुआ है कि मैं ऑफिस सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खुद मैडम से बात करती हूँ, जोली ने तेज लहजे में कहा और साथ ही मेज़ पर से फ़ोन के रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि आपको मालूम है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही उसने जीप से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकालकर रिवॉल्वर देखकर जोलीन का चेहरा यकलक सर्द पड़ गया। उसके साथ ही वो उछलकर उसके उकम में जाकर तनवीर भी खड़ा हो गया और उसने भी साइलेंसर लगा रिवॉल्वर उसकी गर्दन से लगा दिया। कि क्या मतलब? तुम, जोलीन बुरी तरह हकलाते हुए कहा। मिस जोलीन, अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती हो तो दुरुस्त जवाब दे दो, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी लाश यहाँ फ्लैट में गली सड़ी रहेगी, इमरान ने घुर्राते हुए कहा। उसने भांप लिया था कि जुलीन सादा सी सिर्फ ऑफिस वर्क करने वाली लड़की है। उसे यकीन था कि इससे मालूमात आसानी से हासिल हो जाएंगी। मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगी, मुझे मत मारो, जूली ने इंतहाई खौफज़दा लहजे में कहा। बताओ, लेकिन ये सुन लो कि हमें इस बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हैं, इसीलिए अगर तुमने गलत बयानी करने की कोशिश की तो तुम्हारी इस खूबसूरत जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी जाएगी।
عمران کی گھراہٹ اور بڑھ گئی۔ نہیں میں سب کچھ بتا دوں گی، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے مار ڈالو گے۔ اگر میں مر گئی تو پھر حلف کا کیا فائدہ ہوگا؟ زندگی بچانا فرض ہے، لیکن پلیز ایک تو مجھے مارنا نہیں، دوسرا باس کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں نے تم لوگوں کو کچھ بتایا ہے، ورنہ وہ بھی مجھے تڑپا کر ماریں گے۔ جولین نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، فکر مت کرو، تم بتاؤ کہ جوپیٹر نے احسن بے کو کس کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ باس نے رینالڈ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ کلنٹن کی رہائش گاہ میں ایک بے ہوش آدمی کو حاصل کر کے اسے T3 پہنچا دے۔ T3 باس کا ہی ایک خفیہ اڈا ہے، اس کا نمبر 333 ہے۔ ہالی ایونیو پر سرخ رنگ کی پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ہی باس نے ایک اور آدمی آرتھر کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جیسے ہی رینالڈ اس بے ہوش آدمی کو T3 پہنچا کر واپس آئے اسے گولی مار دی جائے، اور آرتھر نے بعد میں کال کر کے باس کو بتا دیا کہ اس نے حکم کی تعمیل کر دی۔ جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران کے ہونٹ بھیج گئے کیونکہ جولین کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق صورتحال پھر الجھ گئی تھی کیونکہ T3 سے احسن بے کو کہاں لے جایا گیا تھا یہ بات ظاہر ہے جولین نہ جانتی تھی۔ جوپیٹر نے T3 فون کر کے بھی احکامات دیے ہوں گے؟ عمران نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں، باس نے T3 کے انچارج جیفرے کو کال کر کے کہا تھا کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر سے 2 آدمی T3 آئیں گے، وہ اسپیشل کوڈ ورڈ دہرائیں گے تو اس بے ہوش آدمی کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اور دوسرے روز مجھے پتہ چلا کہ T3 میں جیفرے اور اس کے 4 ساتھیوں کو نامعلوم افراد نے ہلاک کر دیا ہے۔ جولین نے جواب دیا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر یا ٹرانسمیٹر فریکوینسی کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس کے پاس خفیہ تہ خانے میں ایک خاص قسم کا ریسیونگ سیٹ ہے جس پر سیکشن ہیڈ کوارٹر سے کال آتی ہے، لیکن باس کال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ صرف ریسیونگ سیٹ ہے، اور سیکشن ہیڈ کوارٹر نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی اور نہ مجھے فون کیا ہے، جولین نے جواب دیا۔ اس سائنسدان کے بارے میں اور کوئی ایسی بات اس سے متعلق ہو؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے کہ باس نے اس سلسلے میں دیلل کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ کلنٹن کو ہلاک کرے، پھر اس نے کلارک کو علی عمران کی نگرانی کے لیے کہا تھا اور علی عمران کی فائل بھی منگوائی تھی جو پھر اس نے فوراً ہی واپس کر دی تھی۔ پھر اس نے 2 روز پہلے یہ فائل دوبارہ منگوائی تھی اور کہا تھا کہ اس کا پیکٹ بنا کر اس پر برکلے کا نام لکھ کر فائل میں راجر کلب کے کاؤنٹر پر پہنچا دوں۔ وہ میں نے پہنچا دی تھی، جولین نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ یہ برکلے کون ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ باس کا دوست ہے، فلوریڈا میں رہتا ہے، جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ راجر کلب کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نارتھ ایریا میں ٹرپل ڈور کے 3 ایونیو پر بڑا مشہور کلب ہے، جولین نے جواب دیا۔ اس برکلے کو تم نے کبھی دیکھا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کئی بار وہ باس کے پاس آتا رہتا ہے، جولین نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا، اور جولین نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ اوکے، اب تم وعدہ کرو کہ تم ہمارے یہاں آنے اور ہونے والی بات چیت کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، حتیٰ کہ میڈم ٹریسیا کو بھی نہیں، اور یہ بھی سن لو کہ خفیہ آنکھیں تمہاری نگرانی کریں گی۔ تمہارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ہم تک باقاعدہ پہنچتا رہے گا۔ اگر تم نے منہ سے نکالا یا اس طرح معمولی سا اشارہ بھی کیا تو تم دوسری سانس نہیں لے سکو گی۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، جولین نے کہا۔ او ہاکر، عمران نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے جولین کے عقب میں کھڑے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ اس کا خاتمہ ضروری ہے عمران، تنویر نے کہا۔ نہیں، معصوم سی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ زبان نہیں کھولے گی، عمران نے کہا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے اس سے کوئی خاص بات تو معلوم ہی نہیں ہو سکی، تنویر نے کہا۔ نہیں، برکلے والی بات خاص ہے۔ برکلے کو میری فائل دینے کا مطلب ہے کہ برکلے براہ راست اس معاملے میں ملوث ہے، اور اب جوپیٹر سے پوچھنا فضول ہے کیونکہ جس انداز میں احسن بے کو سیکشن ہیڈ کوارٹر کے آدمیوں نے اس اڈے سے حاصل کیا ہے، اس کے بعد جوپیٹر کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کہاں لے جایا گیا ہے، عمران نے کہا۔ تو اب راجر کلب چلنا ہے، تنویر نے عمارت کے باہر آتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب برکلے کے متعلق معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں ہے، اور میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ برکلے ہمارے لیے خاص آدمی ثابت ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک خالی ٹیکسی حاصل کر چکے تھے۔ عمران نے ٹیکسی پہ بیٹھ کر ڈرائیور کو راجر کلب اور اس کا پتہ بتایا۔
यस सर, मैं जानता हूँ, इंतहाई मशहूर क्लब है, शायद नाराक में पहली बार आए हैं। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हमें यही पता बताया गया था, हमने वहाँ एक शख्स से मिलना है। इमरान ने जो साइड सीट पर बैठा था मुस्कुराते हुए कहा। मैं कुछ कह नहीं सकता, बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास लंबी रकम हो तो रॉजर क्लब में मोहतात रहें। मिथाइस के वहाँ ऐसे लोगों की ताड़ में रहते हैं। ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए अंदाज में कहा। ये मिथाइस क्या रॉजर क्लब का मालिक है? इमरान ने हैरान होते हुए पूछा। जी हाँ, ड्राइवर ने जवाब दिया और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। तकरीबन निस्फ घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद टैक्सी रॉजर क्लब के कंपाउंड गेट के सामने रुक गई। इमरान ने नीचे उतरकर किराए के साथ साथ भारी टिप भी थी, तो ड्राइवर अदब से सलाम करके वह गाड़ी को आगे बढ़ा ले गया। पहले कोशिश करें कि रकम देकर बरकले के बारे में मालूमात हासिल हो जाएं। अगर इस तरह काम न बना तो फिर मजबूरन मिथाइस के पास जाना पड़ेगा। इमरान ने कहा। क्या ज़रूरत है रकम ज़ाया करने की, सीधे मिथाइस के पास चलते हैं, वो क्लब का मालिक है, सब कुछ जानता होगा। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि ब्लैक थंडर को किसी भी मरहले पर होशियार कर लिया जाए, हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा, इमरान ने कहा। और फिर वो क्लब के बड़े हॉल में दाखिल हो गए। लेकिन हॉल में दाखिल होते ही वो दोनों चौंक पड़े, क्योंकि हाल ज़ेर ज़मीन दुनिया के अफराद की बजाय इंतहाई मुअज़्ज़ज़ तबके के अफराद से भरा हुआ नजर आ रहा था। इमरान तनवीर समेत एक खाली मेज़ की तरफ बढ़ गया। इनके बैठते ही वेटर तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और उसने हाथ में मौजूद मेन्यू मौतमाना अंदाज में मेज़ पर रख दिया। इमरान ने मशरूबात लाने का ऑर्डर दिया और साथ ही उसने एक बड़ा नोट निकाल कर मेन्यू के साथ ही वेटर के हाथ में थमा दिया। वेटर बेइख्तियार चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरत थी। ये रखो, ऐसा ही एक और नोट मिलेगा, सिर्फ चंद मालूमात चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, फिर आप स्पेशल रूम में आ जाएं, वेटर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। कहाँ है स्पेशल रूम? इमरान ने चौंक कर पूछा। दाएं हाथ पर राहदारी के आखिर में स्पेशल रूम्स हैं, रूम नंबर 13 खाली है, काउंटर पर स्पेशल रूम की अदायगी कर दें, वेटर ने कहा और वापस मुड़ गया। इमरान ने तनवीर को उठने का इशारा किया, फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते काउंटर की तरफ बढ़ गए। स्पेशल रूम चाहिए, इमरान ने काउंटर पर मौजूद एक लड़की से मुखातिब होकर कहा। यस सर, $100 फी घंटा के हिसाब से अदायगी कर दें, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने $100 का नोट निकाल कर काउंटर की तरफ रख दिया। 1 घंटा के लिए चाहिए, हमने बिजनेस स्टॉक करनी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यस सर, रूम नंबर 12, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही काउंटर के नीचे से एक कार्ड निकालकर उस पर कुछ लिखा और इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने कार्ड लिया और तेज़ी से राहदारी की तरफ मुड़ गया। राहदारी के इख्तिताम पर एक दरबान मौजूद था। इमरान ने जब कार्ड उसके हाथ में रखा तो वो दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हट गया। दाएं हाथ पर आखिरी कमरा है जनाब, दरबार ने कहा और सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो एक छोटे से कमरे में मौजूद थे, जिसमें चंद कुर्सियों के साथ साथ एक बड़ा सा बिस्तर भी मौजूद था। फिर इन दोनों को वहां बैठने में चंद ही मिनट हुए होंगे कि वहीं वेटर ट्रे में मशरूब रखे अंदर दाखिल हुआ। उसने मुड़कर दरवाज़ा बंद किया, फिर उनके करीब आकर उसने मशरूबात के गिलास मेज़ पर रख दिए। इमरान ने जेब से एक बड़ा नोट निकाल कर हाथ में ले लिया। 2 रोज़ पहले काउंटर पर एक पैकेट पहुंचाया गया था मिस्टर बर्कले के लिए। हमने मिस्टर बर्कले के मुतालिक मालूमात हासिल करनी है, लेकिन ये ख्याल रखना कि अगर हम नोट देने में फयाजी से काम लेते हैं तो गलत जवाब मिलने पर जान भी इतनी ही फयाजी से ले लेते हैं, इमरान ने स्पाट लहजे में कहा। और वेटर ने जल्दी से यूनिफॉर्म की जेब में हाथ डाला और वही नोट जो इमरान उससे हॉल में दिया था इमरान के सामने रख दिया। मैं माजरत खां हूँ जनाब, आप जो कुछ पूछ रहे हैं मुझे उसका इल्म नहीं, वेटर ने इंतहाई मौतबारा लहजे में कहा और ट्रे उठाए तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। 1 मिनट, इमरान ने कहा और वेटर वापस मुड़ा। इधर आओ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। जनाब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं, वेटर ने जवाब दिया। इधर तो आओ, इमरान ने और ज़्यादा सख्त लहजे में कहा तो वेटर उसी तरह कदम बढ़ाता वापस इमरान और तनवीर की तरफ आया, जैसे मजबूरन कदम उठा रहा हो। ये दोनों नोट टिप के तौर पर रख लो और जाओ, इमरान ने नोट उसके हाथ में रखते हुए बेनियासाना लहजे में कहा। वेटर दोनों नोट हाथ में पकड़े चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए नोटों को जेब में डाला और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इमरान अब बड़े मुतमईन अंदाज में बैठा मशरूब की चुस्कियां ले रहा था, जबकि तनवीर के चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात साफ नुमाया थे, लेकिन वो शायद इमरान की वजह से अपने आप को कंट्रोल किए हुए था। वेटर कदम बढ़ाता दरवाजे तक पहुंचा, वहां चंद लम्हे खड़ा रहा और तेजी से वापस मुड़ा। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे कोई बड़ा फैसला कर चुका हो। बर्कले के मुतलिक मालूमात आपको रूसलम बार के मालिक सरिंको से मिल सकती हैं,
वो इसका दस्ते रास्त है और पैकेट भी वही लेके गया था। वेटर ने सरगोशियाना लहजे में कहा और तेज़ी से मुड़कर तकरीबन दौड़ते हुए अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर इस तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया जैसे उसके पीछे कोई पागल लगे हुए हैं। क्या मतलब? पहले तो ये, तनवीर ने हैरान होकर कहा। अच्छा इखलाक दूसरों को मदद पर आमादा कर देता है। आओ चलो, इतना मालूम हो गया कि बरकले कोई बड़ा गुंडा है जिसकी इस कदर दहशत है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तनवीर भी सर हिलाता हुआ उठा और फिर थोड़ी देर बाद काउंटर पर मशरूबात की अदायगी करके क्लब की इमारत से बाहर आ चुके थे। रूसलम बार, इमरान ने खाली टैक्सी में बैठते हुए कहा और टैक्सी ड्राइवर जो खातून थी इस तरह चौंक कर साइड सीट पर बैठे हुए इमरान को देखने लगी जैसे उससे अचानक कोई भूत नजर आ गया हो। आप सूरत से तो शरीफ लगते हैं। खातून टैक्सी ड्राइवर जो अफ्रीकी थी और उसके जिस्म का फैलाव इस कदर था कि ड्राइविंग सीट के अलावा उसने साइड सीट को भी आधे से ज़्यादा कवर कर रखा था। टैक्सी को आगे बढ़ाते हुए हैरत भरी लहजे में कहा, मैं सीरत के लिहाज से भी शरीफ आदमी हूँ। वैसे भी आपके साथ बैठकर आदमी को जिस्मानी लिहाज से भी शरीफ बनना पड़ता है। मेरा मतलब है सिमट कर बैठना पड़ता है और शराफत भी तो इसी का नाम है कि ख़वातीन से 2 हाथ दूर ही रहा जाए। लेकिन मजबूरी है, अगर मैं 2 हाथ वाले मुहावरे पर अमल करूं तो यकीनन मुझे सड़कों पर बैठकर सफ़र करना होगा। इमरान की ज़बान रवां हो गई और टैक्सी ड्राइवर खातून ने बेइख्तियार एक ज़ोरदार कहका लगाया और ये कहका इस कदर ज़ोरदार था कि सड़क पर दौड़ती हुई टैक्सी बुरी तरह थरथराने लगी। गुड, तुम तो वाकई ही हर लिहाज से शरीफ आदमी हो। मेरा नाम बटरफ्लाई है, टैक्सी ड्राइवर खातून ने कहके लगाते हुए कहा। वाह क्या खूबसूरत और बामीनी नाम है। अगर आप बटरफ्लाई हैं, तितली हैं, तो बेचारा वो फूल जिस पर आप बैठती होंगी यकीनन किसी बहरी जहाज़ का नाम होगा। वैसे आज मेरी एक बहुत बड़ी उलझन दूर हो गई। एक कंपनी ने सड़कें प्रेस करने के लिए हैवी रोड रोलर बनाया है और उसका नाम रखा गया है गुलाब की पत्ती। और मैं आज तक हैरान होता था कि जिस गुलाब की पत्ती ये हैवी रोड रोलर है वो गुलाब क्या होगा, लेकिन आज पता चल गया कि आप इसी गुलाब की तितली हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो बटरफ्लाई के ज़ोरदार कहके से एक बार फिर टैक्सी गूंज उठी। बहुत खूब, अब मैं रूसलम बार में तुम्हारी मौत गवारा नहीं कर सकती। तुम दिलचस्प आदमी हो, मुझे ऐसे ही आदमी पसंद हैं। तो मुझे बताओ कि तुम रूसलम बार क्यों जा रहे हो? बटरफ्लाई ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या रूसलम बार कोई कत्लगाह है? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम पहले कभी वहाँ नहीं गए। सुनो, वो नाराक का सबसे ख़तरनाक बार है। वो इन अफ्रीकियों का सबसे बड़ा अड्डा है जिनका काम दिन रात कत्ल व गारत, गुंडागर्दी और बदमाशी होता है। वहाँ बाज़-औक़ात खून पानी से भी ज़्यादा बहता है और पुलिस इस इलाके में कत्ल मुदाखलत नहीं करती। तुम गोरे तो रूसलम बार का नाम सुनते ही बेहोश हो जाते हैं, इसलिए तुम जब रूसलम बार का नाम लिया तो मैं हैरान हो गई। अब यकीन है कि तुम वहाँ जाते ही मौत को गले लगा लोगे। तुम्हारे पास दौलत ना भी होती तब भी तुम्हारे जिस्म पर कीमती लिबास है और रूसलम बार वालों के लिए ये बहुत बड़ी दौलत है। बटरफ्लाई ने तफसीली बात करते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, रूसलम बार में हमें इसके मालिक ज़ुरंको ने बुलाया है, इसलिए जाहिर है हमारे साथ वहाँ वो सलूक नहीं हो सकता कि तुम तवक्को किए हुए हो। इमरान ने जवाब दिया। ज़ुरंको तो दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश और कमीना आदमी है। इसने तुम्हें जानबूझकर वहाँ बुलाया होगा ताकि तुम्हारा खात्मा करके तुमसे कुछ हासिल कर सके। वो ऐसा ही आदमी है, अजनबी अमीर आदमियों को दावत देकर बुलाता है, फिर उनकी लाशें भी दस्तयाब नहीं होती। और ये भी बता दूं कि ज़ुरंको मेरा साहब का शौहर है। बटरफ्लाई ने कहा तो इमरान भी इख्तियार चौंक पड़ा। कितना साहब का? इमरान ने कहा और बटरफ्लाई भी इख्तियार हंस दी। मैं शुरू में ऐसी ना थी जैसी अब तुम्हें नजर आ रही हूँ। मैं बटरफ्लाई थी, हसीन और स्मार्ट। फिर ज़ुरंको की नज़र मुझ पर पड़ गई। मेरा बाप उसके बार में काम करता था, फिर उसने मुझसे शादी कर ली। एक बीमारी की वजह से मेरा बदन फूलना शुरू हो गया। मेरा बाप भी मर गया तो ज़ुरंको ने मुझे तलाक देकर ठुड्डे मार कर बाहर फेंक दिया और धमकी दी कि अब अगर मैं उसकी बार में मिली तो वो मुझे गोली मार देगा। वो इंतहाई जालिम, सफ़ाक और बेरहम आदमी है। वैसे उसके हाथ बहुत लंबे हैं। आला तरीन हुक्काम से लेकर एक्रीमिया के बड़े बड़े गैंगस्टर उसके दस्त में हैं। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने किस्तों पर टैक्सी खरीदी और अब टैक्सी चलाती हूँ, लेकिन मेरे दिल में ज़ुरंको के खिलाफ पूरा आतिशफशान भड़क रहा है। मैंने ख़ास तौर पर पिस्टल ख़रीद कर अपने पास रखा हुआ है। जिस रोज़ वो मुझे मिल जाएगा मैं पूरा मैगज़ीन इसके सीने में उतार लूँगी, चाहे बाद में जो भी हशर हो। बटरफ्लाई का लहजा इस कदर दुखी था कि इमरान हैरत से उसे देखने लगा कि चंद लम्हे पहले बात बात पर कहका लगाने वाली ये औरत अंदर से किस कदर दुखी है। क्या तुम वाकई इससे इंतकाम लेना चाहती हो? इमरान ने पूछा। हाँ, क्यों? बटरफ्लाई ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा।
तो फिर हमारे साथ आओ और फिक्र ना करो, मेरा साथी जो पीछे है ये ज़रिंको से भी ज़्यादा बेरहम और शफ़ाक आदमी है। हमें ज़रिंको से चंद मालूमात हासिल करनी है और हमें यकीन है कि वो ज़रिंको से चंद मालूमात हासिल कर लेगा, और वो जिस फितरत का आदमी है इसने इनकार कर देना है और फिर तुम्हें इंतकाम लेने का भरपूर मौका मिल जाएगा। इमरान ने कहा, ठीक है, अगर तुम उसके मुतालिक इतना कुछ सुन लेने के बाद इससे खौफज़दा नहीं हो तो मुझे यकीन है कि तुम इंतहाई निडर आदमी हो। तुम्हारे साथ रहते हुए चाहे मैं इंतकाम लिए बगैर ही मारी ही क्यों ना जाऊं, मुझे इनकार नहीं है। और ये भी बता दूं कि मैं तुम्हें कि दफ्तर तक एक खुफिया रास्ते से ले जा सकती हूँ, वरना वो किसी सूरत भी अजनबियों से नहीं मिलता। इस रास्ते में उसके चंद आदमी ही होंगे जिन्हें मैं संभाल लूँगी। बटरफ्लाई ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। गुड, तुम्हारा ये फिक्रा कि उन्हें मैं संभाल लूँगी मुझे बेहद पसंद आया। तुम हमारी साथी बनने के लायक हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने नाम तो मुझे बताए नहीं। बटरफ्लाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम माइकल है और मेरे साथी का नाम जेम्स। इमरान ने अपना और तनवीर का नया नाम बताते हुए कहा, क्या तुम्हें कहीं बाहर से आए हो? मुझे 4 साल हो गए हैं टैक्सी चलाते हुए और मेरी याददाश्त बेहतरीन है, लेकिन तुम्हारे चेहरे मेरे जहन में मौजूद नहीं। बटरफ्लाई ने कहा, हम फ्लोरिडा से आए हैं। इमरान ने जवाब दिया और बटरफ्लाई ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद बटरफ्लाई ने टैक्सी आहिस्ता की और फिर उसे एक बड़ी सी गली के अंदर मोड़ दिया। कुछ दूर आगे ले जाकर उसने टैक्सी रोकी और मुड़कर नीचे उतरने का इशारा करके उसने दरवाज़ा खोला और नीचे उतर आए। इमरान और तनवीर भी नीचे उतर आए। बटरफ्लाई बैठे हुए बेहद मोटी लगती थी, लेकिन अब खड़े होने की वजह से उसके जिस्म का घेरा कम हो गया था। आओ, बटरफ्लाई ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गई। इमरान और तनवीर दोनों उसे चलते हुए देखकर हैरान रह गए। वो इस कदर मोटी होने के बावजूद खासी तेज रफ्तारी से चल रही थी। उसके अंदाज में भी ऐसी चुस्ती थी जैसे किसी स्मार्ट लड़की के अंदाज में होती है। काफ़ी फासला पैदल तय करने के बाद वो एक और गली में मुड़ी और फिर वो एक मकान के बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। इस मकान के अंदर ज़रिंको ने अपनी अयाशी का अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ इसके 4 साथी मुस्तकिल रहते हैं जो इंतहाई हदचट और बड़े बदमाश हैं, लेकिन उसके दफ्तर तक खुफिया रास्ता इस मकान के अंदर से ही जाता है। लेकिन अब भी वक्त है, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो हम वापस चले जाते हैं, वरना फिर शायद वापसी का रास्ता हमें ना मिल सके। बटरफ्लाई ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, वापसी के वक्त रात ज़्यादा खुला मिलेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे पर जोर से दस्तक दे दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा एक झटके से खुला और एक लंबा तड़ंगा कवि हेकल शक्ल का बंदा दरवाजे पर खड़ा नजर आया। इसके बेल्ट के साथ एक होल्स्टर लटक रहा था जिस पर भारी रिवॉल्वर का दस्ता बाहर को निकला हुआ साफ नजर आ रहा था। बटरफ्लाई तुम, उसने हैरत भरे लेकिन खुशकमी लहजे में कहा। आगे से हटो, मैडम बटरफ्लाई के लिए रास्ता छोड़ो, इमरान ने घुराते हुए कहा तो वो चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। उसके साथ ही उसका बिगड़ा हुआ चेहरा गुस्से की शिद्दत से और ज़्यादा बिगड़ने लगा। इसका एक हाथ तेज़ी से रिवॉल्वर के दस्ते की तरफ बढ़ा ही था कि दूसरे लम्हे वो बेख्तियार लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे गया ही था कि ठक की आवाज़ के साथ इमरान के साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली उसकी पेशानी पर सुरा कर गई और वो कटे हुए शहीतर की तरह नीचे गिरा। इमरान ने पहले उसके सीने पर हाथ मारकर उसे पीछे धकेला, फिर दूसरे हाथ में मौजूद साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से उस पर फायर कर दिया। उसके साथ ही वो उछलकर अंदर दाखिल हुआ। बटरफ्लाई और भी तेज़ी से अंदर दाखिल हो गई। क्या है जोगो, कौन है दरवाजे पर? अचानक एक तरफ से धमाके की खुले दरवाजे से एक आवाज़ सुनाई दी। वो शायद जोगो के नीचे गिरने के धमाके की वजह से पूछ रहा था, क्योंकि जोगो को मरने से पहले दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने देख लिया था। दूसरे लम्हे कमरा साइलेंसर लगे रिवॉल्वरों की मखसूस आवाज़ों और इंसानी चीखों से गूंज उठा। कमरे में 3 आदमी ताश के पत्ते पकड़े बैठे थे, जबकि एक कुर्सी खाली थी और उसके सामने मेज़ पर पत्ते औंधे पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। मगर शराब की बूत तेज़ी से भरा हुआ था और शराब की भरी हुई बोतलें और खाली बोतलें इधर उधर फर्श पर पड़ी दिखाई दे रही थी। तनवीर ने दरवाजे पर दाखिल होते ही फायर खोल दिया था और वो तीनों चीखते हुए कुर्सियों से नीचे गिरे और फिर तड़प कर दूसरे लम्हे ही साकित हो गए। अब बताओ किधर है रास्ता? इमरान ने मुड़कर पीछे खड़ी हुई बटरफ्लाई से मुखातिब होकर कहा, जिसका चेहरा मुसर्रत से चमक रहा था। ओहो, तुम वाकई जीदार आदमी हो, आओ मेरे साथ, बटरफ्लाई ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। पहले मालूम तो कर लें कि वो दफ्तर में मौजूद भी है या नहीं, तनवीर ने कहा। ओह हाँ, यहाँ फ़ोन या इंटरकॉम तो होगा, इससे रब्ता हो सकता है।
इमरान ने चौंक कर कहा, मगर वो तो इंतहाई तेज़ है, उसे ज़रा भी शक हुआ तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। बटरफ्लाई ने घबरा कर कहा, तुम फिक्र ना करो, बस सिर्फ राब्ता कर दो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और बटरफ्लाई ने असबात में सर हिलाया और एक कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये कमरा सिटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। दरमियान में एक मेज़ पर इंटरकॉम भी पड़ा था। 4 नंबर से इसके दफ्तर का राब्ता हो जाएगा और बात वो खुद करेगा, बटरफ्लाई ने कहा और इंटरकॉम की तरफ बढ़ गई। अब तुमने खामोश रहना है, कोई आवाज़ मुंह से ना निकले। इमरान ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए मुड़कर बटरफ्लाई से मुखातिब होकर कहा और बटरफ्लाई ने असबात में सर हिलाया तो इमरान ने 4 नंबर का बटन प्रेस कर दिया। यस। चलने के बाद दूसरी तरफ से एक इंतहाई करख्त आवाज़ सुनाई दी। लहजा फाड़ खाने वाला था। जोर को बोल रहा हूँ। इमरान के मुंह से जोर को जैसी आवाज़ निकली, लेकिन लहजा बेहद मौतबाना था। क्या बात है, क्यों कॉल की है? दूसरी तरफ से पहले से ज़्यादा फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, बरकले का आदमी आया है, वो बरकले को कोई ख़ास पैगाम लाया है और आपसे फौरी मिलना चाहता है। इमरान ने कहा, क्या कह रहे हो, क्या तुम नशे में तो नहीं हो? दूसरी तरफ से हलक के बल चीखते हुए कहा, आप खुद बात कर लें। इमरान ने कहा और फिर चंद में रुक कर उसके मुंह से एक मुख्तलिफ आवाज़ पर आमद हुई। हेलो जनाब, मैं ऑपरे हूँ, मुझे चीफ बरकले ने भेजा है, इंतहाई खुफिया पैगाम है, इंतहाई एमरजेंसी पैगाम। इमरान ने कहा, क्या पैगाम है, बोलो, और तुम मेरे इस खुफिया अड्डे तक कैसे पहुँच गए? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा, क्या जनाब, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि पैगाम किस कदर खुफिया है। आप प्लीज़ या तो मुझे अपने पास आने की इजाज़त दें या आप यहाँ खुद तशरीफ़ ले आएँ। इंतहाई एमरजेंसी है और मुझे अपने तौर पर जल्द ही वापस जाना है। पैगाम के साथ एक खुफिया चीज़ भी आप तक पहुँचानी है। इमरान ने मौतबाना लहजे में कहा, ओके मैं आ रहा हूँ, रिसीवर ज़ोरको को दो। दूसरी तरफ से कहा गया, यस बॉस। इमरान ने इस बार ज़ोरको जैसी आवाज़ निकालते हुए कहा। ज़ोरको इस आदमी की तलाशी ली है, उसके पास असलहा तो नहीं है? दूसरी तरफ से पूछा गया। यस बॉस, मैंने तलाशी ली है, कोई असलहा नहीं, इमरान ने जवाब दिया। ओके मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। अगर इसने बरकले को फ़ोन करके पूछ लिया तो? तनवीर ने कहा, नहीं, इसके लहजे से ही मैं इसकी टाइप समझ गया हूँ, इसके पास इतनी अकल नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और वो तीनों इस कमरे से बाहर आ गए। कमाल है, तुम तो जादूगर हो, बटरफ्लाई ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। तुम रास्ता बनाओ जहां से उसने आना है, वरना अगर वो हमारे सिरों पर पहुंच गया तो हमारा सारा जादू उल्टा हमारे खिलाफ हो जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सर हिलाती हुई तेजी से एक राहदारी की तरफ बटरफ्लाई बढ़ गई। राहदारी में सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दे रही थी। वो सीढ़ियां उतरने से के बाद एक बड़े से तहखाने में पहुंच गए। उसकी शुमाली दीवार हटेगी और वो यहाँ पहुंच जाएगा। बटरफ्लाई ने एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। तनवीर, तुम इस अलमारी की ओट ले लो, मैं इधर इस बड़े ड्रम की ओट में हो जाता हूँ, और बटरफ्लाई, तुम्हारे छुपने के लिए तो ये कमरा भी काफ़ी नहीं, इसलिए तुम सीढ़ियों पर खड़ी हो जाओ, इमरान ने कहा। बटरफ्लाई तेज़ी से मुड़कर वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इमरान और तनवीर अपनी अपनी ओटों की तरफ बढ़ गए। चंद लम्हों बाद ही दीवार से सरर की आवाज़ सुनाई दी और फिर दीवार दरमियान से फटकर साइडों में गायब हो गई। इसके साथ ही एक ठोस जिस्म और लंबे कद का आदमी उछलकर तहखाने में आया। इसके चेहरे पर शैतानियत जैसे मुजस्सम थी। तंग पेशानी और छोटी छोटी चमकदार आंखों का मालिक ये शख्स अपने चेहरे से ही सफ़ाक, बेरहम और कमीना फितरत आदमी नजर आ रहा था। उसने जीन्स और जैकेट पहन रखी थी। तहखाने में दाखिल होते ही वो मुड़ा। उसने एक खास जगह पर पैर मारा तो दीवार बराबर हो गई और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक इमरान ड्रम की ओट से निकला और दूसरे लम्हे भूखे उकाब की तरह सीढ़ियों की तरफ जाते ज़रंको पर झपट पड़ा। ज़रंको के हलक से भी इख्तियार चीख सी निकली और उसने इंतहाई फुर्ती से मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे हल्की सी कटक की आवाज़ के साथ ही उसका जिस्म इमरान के बाजुओं में ढीला पड़ता चला गया और इमरान तेज़ी से पीछे हट गया। इसे उठाकर ऊपर ले आओ, इमरान ने तनवीर से कहा और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन